नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक स्टैग्नेशन के ऊपर रहने वाला है और पीआरसी के ऊपर रहने वाला है। हमें पता है कि कल 17 सितंबर है और कल पे रिवीजन जो भारत संचार निगम लिमिटेड के जो नॉन एग्जीक्यूटिव है उनकी मीटिंग होने वाली है मैनेजमेंट के साथ पे रिवीजन के ऊपर। कितने अगर कल फाइनल हो जाता है पे रिवीजन का मैटर तो कितने परसेंट फिटमेंट पर फाइनल होगा और किस पे स्केल पे फाइनल होगा हम उस पर भी बात करने वाले हैं। दोस्तों ये पे रिवीजन जो है होना बहुत जरूरी हो गया है क्योंकि मैं पिछले कुछ रिकॉर्ड्स देख रहा था उसमें 28 से 30% लोग ऐसे हैं जो स्टैग्नेशन में हैं नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर में। और ये 2024 का डेटा है, तो अगर मैं 2025 के डेटा की बात करूं तो हो सकता है कि वो 30 से जो 32% तक फिगर हो सकती है कि एम्प्लॉयज स्टैग्नेशन में है। 30 से 32% नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉयज, इसीलिए पीआरसी का होना बहुत जरूरी है। तो आज का हमारा डिटेल टॉपिक इसी पे रहने वाला है कि स्टैग्नेशन क्या होता है, स्टैग्नेशन में इंक्रीमेंट कितना होता है और अगर स्टैग्नेशन पर पे रिवीजन नहीं लगता है तो कितना लॉस होता है, और अगर पीआरसी आता है तो वो किस पे स्केल पर आएगा। क्योंकि एक नॉन पहले जो 2018 का एक पे स्केल प्रपोज हुआ था, उसके बाद एक 2022 में पे स्केल प्रपोज हो चुका है बीएसएनएल नॉन एग्जीक्यूटिव्स के लिए मैनेजमेंट के द्वारा। तो हम यही बात करने वाले हैं कि जो पे स्केल अगर आता है तो कौन से वाले पे स्केल पर आएगा और फिटमेंट कितना होगा, 0% होगा, 2.5% होगा या 5% होगा। दोस्तों पीआरसी का लगना बहुत जरूरी हो गया है क्योंकि सभी, मैंने जैसा कि आपको बताया कि 28 से 30% लोग ऐसे हैं जो स्टैग्नेशन पर ऑलरेडी आ चुके हैं। दोस्तों विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज्यादा लोगों तक पता चले। क्योंकि हम ये ऐसा मान के चलते हैं कि कल ये जो पीआरसी की जो मीटिंग होने वाली है कल हो सकता है कि फाइनल हो जाए। मोस्ट प्रोबेबली एक चांसेस है कि कल ये फाइनल हो जाए, क्योंकि इसके 2 या 3 कारण मुझे दिखाई देते हैं। पहला ये कि स्टैग्नेशन पर बहुत सारे एम्प्लॉयज आ चुके हैं जिनका स्टैग्नेशन से इनका रिमूवल बहुत जरूरी है, पीआरसी के बिना वो नहीं हो इंक्रीमेंट हो पाएगा। दूसरा, अगर सपोज बीएसएनएल का सपोज ऐसा कोई प्लान है कि वो वीआरएस लाने वाले हैं तो उसके लिए पीआरसी को लाना जरूरी है, तभी वीआरएस का सक्सेसफुल हो सकता है। और तीसरा दोस्तों, कल मोदी जी का बर्थडे है और 17 सितंबर है, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि 17 सितंबर को मोदी जी भारत संचार निगम लिमिटेड के अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनको ये तोहफा दे सकते हैं। तो दोस्तों कल हो सकता है कि सब कुछ फाइनल हो जाए। तो अब आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट के पास में एक हाइप का ऑप्शन है, वीडियो को हाइप कर देगा, तो आप वो हाइप बटन दबाकर मेरे वीडियो को हाइप भी कर सकते हो। तो दोस्तों ये 2 काम आपको करने हैं मेरे लिए, एक चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है और तीसरा जो है वो इसको हाइप करना है वीडियो को। और हाँ, लगभग 2620 करीब सब्सक्राइबर हैं अभी मेरे। इस वीडियो का मेरा टारगेट है इस वीडियो को 2700 सब्सक्राइबर करने का। अभी आपकी जिम्मेदारी है, मेरे जो भी आप मेरे चाहने वाले हो, आपकी जिम्मेदारी है कि इसे कैसे भी करके 2700 तक लेके जाओ मेरे सब्सक्राइबर काउंट को। इस वीडियो में मुझे 2700 सब्सक्राइबर चाहिए ही चाहिए। अभी आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसे कैसे करते हो, क्योंकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आता रहता हूँ। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक, जैसे कि मैंने आपको बताया, पहला स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन क्या होता है? देखो स्टैग्नेशन में क्या होता है दोस्तों कि हम कहीं पे भी नौकरी करते हैं तो उसका एक पे स्केल होता है। जैसे माना कि हमने 10,000 से 40,000 तक का पे स्केल हो गया, तो अब ये मिनिमम पे होती है आपको और ये आपकी मैक्सिमम पे होती है इस पे स्केल पर। तो जब आप अपने एक पर्टिकुलर पे स्केल पर मैक्सिमम पे स्केल पर पहुंच जाते हो, यानी कि 40,000, तो ये अब आपकी स्टैग्नेशन की पोजीशन आ गई। क्योंकि हमें पता है कि हर साल हमें 3% का इंक्रीमेंट मिलता है। 3% का इंक्रीमेंट प्लस सपोज अगर प्रमोशन होता है तो उस पर इंक्रीमेंट मिलता है। तो इस तरीके से आपकी सैलरी जो है 10,000 से शुरू होती है बेसिक से, 10,000 प्लस 3% आपका स्पेन के हिसाब से बढ़ती जाती है। और जब ये आपके मैक्सिमम पे आ जाती है तो ये स्टैग्नेशन की पोजीशन होती है। स्टैग्नेशन के बाद जब तक पीआरसी नहीं लगता तब तक आप इसी पे स्केल में अटके रह जाते हो। इसीलिए पीआरसी का लगना यानी पे रिवीजन का होना बहुत जरूरी होता है ताकि आप अपने इस वाले पे स्केल को क्रॉस कर पाओ। दोस्तों ये तो मैंने आपको बताया स्टैग्नेशन क्या होता है। अब इसके बाद बताता हूँ मैं आपको स्टैग्नेशन का इंक्रीमेंट कैसे होता है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब तक आप स्टैग्नेशन की पोजीशन पर नहीं आ जाते तब तक आपका हर साल 3% का इंक्रीमेंट होता ही है बेसिक में। उसके अलावा जब आप स्टैग्नेशन की पोजीशन यानी कि आप जब अपने मैक्सिमम पे स्केल के मैक्सिमम सैलरी पर आ जाते हो बेसिक पर, उसके बाद जो स्टैग्नेशन होना बंद हो जाता है, मतलब जो 3 इंक्रीमेंट होता है वो आपका बंद हो जाता है। लेकिन स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट आपको दिया जाता है जो हर 2 साल में
2 या 3 साल में आपको दिया जाता है एक बार, वंस। मतलब जो आपको पहले 3% का इंक्रीमेंट हर साल मिल रहा था, अब आप सोचो, पहले मुझे 3% का इंक्रीमेंट हर साल मिल रहा था, लेकिन अब मैं स्टैग्नेशन पे आ गया हूँ, क्योंकि तो वो इंक्रीमेंट मुझे हर साल ना मिलके 2 या 3 साल में एक बार मिलेगा, जिसे हम स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट कहेंगे, रेगुलर इंक्रीमेंट नहीं, स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट। तो वो आपको मिलेगा हर 2 या 3 साल में एक बार। और ऐसा कब तक मिल सकता है आपको? 3 या 4 बार, 4 टाइम्स। मतलब जो आपको स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट मिलता है वो 3 या 4 बार ही मिल सकता है, उसके बाद नहीं मिलेगा। मतलब अगर आप स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट भी 3 बार ले चुके हो, तो उसके बाद आपको वो इंक्रीमेंट भी नहीं मिलेगा। फिर आपकी सैलरी कैसे बढ़ेगी? जब तक पे रिवीजन नहीं होगा आपकी सैलरी नहीं बढ़ेगी, सिंपल सी बात है। इसीलिए पे रिवीजन को ना बहुत जरूरी होता है सरकारी डिपार्टमेंट्स में। सिंपल सी बात है दोस्तों कि स्टैग्नेशन आपको स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट मिलता है, तीन बार तक मिल सकता है, और 2 साल में एक बार। तो यानी कि आपको 6 साल तक आपको स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट मिलेगा, 3 साल में, 2 साल में एक बार करके। और 6 साल के बाद आपको स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट भी लगना बंद हो जाएगा। फिर आप इस जो मैक्सिमम सैलरी पे जो आप ले रहे हो, मैक्सिमम पे पे, और स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट लगने के बाद जो आपकी सैलरी बन रही होगी, वही आपकी सैलरी फिक्स हो जाएगी। और फिक्स हो जाएगी इसका मतलब ये है कि आपकी अब महंगाई बढ़े कुछ भी बढ़े, आपका डीए बढ़ेगा, लेकिन आपका बेसिक इंक्रीमेंट नहीं बढ़ेगा। आपकी सैलरी पे केवल डीए जो इंक्रीमेंट होगा वही इंक्रीमेंट होगा, बेसिक इंक्रीमेंट नहीं होगा, जो कि बहुत बड़ा लॉस हो जाता है क्यूमुलेटिव इफेक्ट के थ्रू। हमारा तीसरा टॉपिक, रोल ऑफ पे रिवीजन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दोस्तों जब आप स्टैग्नेशन की पोजीशन पर आ जाते हो, मतलब आप अपने मैक्सिमम पे स्केल पे आ जाते हो, पे स्केल के मैक्सिमम सैलरी पे आ जाते हो बेसिक पर, तो आपको इस पे रिवीजन चाहिए ही चाहिए, वरना स्टैग्नेशन आपको इंक्रीमेंट 2 या 3 बार मिल सकता है, उसके बाद नहीं मिलेगा। और वो इसीलिए आपको पे रिवीजन होना बहुत जरूरी है। पे रिवीजन होगा तो आपकी लाइवलीहुड इफेक्ट नहीं होगी, आपकी सैलरी बढ़ेगी, आपका एचआरए बढ़ेगा, आपका जो टाइम टू टाइम डीए बढ़ता है, तो आपका क्योंकि बेसिक बढ़ेगा तो डीए भी अच्छा खासा बढ़ेगा। और वही आपकी लाइवलीहुड के लिए जरूरी है पे रिवीजन होना। अगर पे रिवीजन नहीं होगा तो आपकी लाइवलीहुड इफेक्ट होगी ही होगी, क्योंकि हम स्टैग्नेशन की पोजीशन पर आ जाते हैं पे रिवीजन के बिना। दोस्तों 8वें वेतन आयोग की मैं नॉर्मल बात करता हूँ। तो 8वें वेतन आयोग की सिफारिश तो भारत सरकार ने 2026 की कर दी थी, अगस्त के महीने में ही, अगस्त भी नहीं, इवन जहाँ तक मुझे याद है कि अप्रैल के आसपास कर दी थी, अप्रैल में अपनी कर दी थी। उसके बाद अभी तक उन्होंने कोई भी कमीशन नहीं बैठा है जो अपनी सिफारिशें दे 8वें वेतन आयोग की। और अभी तक अगर नहीं बैठा है तो वो आगे भी बैठने की और डिले हो सकता है, और उस हिसाब से 8वां वेतन आयोग डिले हो सकता है। अब क्योंकि 8वां वेतन आयोग डिले हो सकता है, तो जो 4th पीआरसी है वो भी डिले हो सकती है। इसीलिए कई डिपार्टमेंट में जिसमें 3rd पीआरसी नहीं लगा, उनको 3rd पीआरसी लग जाएगा, तो वो 4th पीआरसी के लिए आगे अप्रोच कर सकते हैं। ये जो गवर्नमेंट ऑफिस में जो वर्किंग एम्प्लॉइज हैं उनके लिए भी बहुत जरूरी है, और पेंशनर्स के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि पेंशनर्स की भी जो सैलरी है, जो पेंशन है, वो भी स्टैग्नेशन में अगर होगी तो उसको भी इफेक्ट होगा ही होगा, उनकी भी पेंशन नहीं बढ़ेगी। इसीलिए जो रोल है पे रिवीजन का बहुत जरूरी हो जाता है। लॉस इफ नो पे रिवीजन। दोस्तों अगर पे रिवीजन नहीं होता है तो क्या लॉस है? सिंपल सी बात है, आपकी लाइवलीहुड इफेक्ट होगी, आपको मॉनेटरी बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको मॉनेटरी लॉस मिलेगा। मैंने जैसा कि बताया कि जैसे आप अपने 40,000 मैक्सिमम पर आ गए, अब ये आपकी पे स्केल पर मैक्सिमम है। अब जब तक पे रिवीजन नहीं मिलेगा, आप इसी पर आप स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट लोगे, केवल जो नॉर्मल मिलता है वही 3% का 2 साल में एक बार। अब कब तक लोगे? 3 बार ले सकते हो, उसके बाद क्या? कुछ नहीं, आपके पास सैलरी तो, जबकि आप देखोगे जहाँ पे रिवीजन हो चुका है, जिन डिपार्टमेंट्स में हो चुका है, जिन पीएसयूज में हो चुका है, एलआईसी में, पीएसबी में, बैंक्स में, इंश्योरेंस कंपनीज में, उनकी सैलरी आपसे ज्यादा हो जाएगी। जहाँ पे आपकी सैलरी एक टाइम में उनसे ज्यादा या उनके बराबर हुआ करती थी, उनकी सैलरी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि उनका पे रिवीजन हो चुका होगा, आपका नहीं हुआ होगा। और जब तक पे रिवीजन नहीं होगा तब तक आपको लॉस ही रहने वाला है अच्छा खासा। पीआरसी पॉसिबिलिटीज। दोस्तों पीआरसी की क्या पॉसिबिलिटीज है? देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहली पॉसिबिलिटी ये है कि अगर सपोज बीएसएनएल, क्योंकि बीसीजी ने अपनी रिकमेंडेशन दी थी, आपको याद हो, पहले दी थी 19,000 एम्प्लॉइज की, और फिर बाद में 25,000 एम्प्लॉइज की। मैं एक मोटा मोटा आइडिया मान के चलता हूँ। तो अगर उस रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करना है तो वीआरएस लाना पड़ेगा, और वीआरएस को अगर सक्सेसफुल करना है तो पीआरसी लानी ही पड़ेगी, क्योंकि और वैसे भी पीआरसी लानी पड़ेगी। लाने का एक दूसरा रीजन ये भी है कि बहुत सारे एम्प्लॉइज ऐसे हैं जो स्टैग्नेशन पे ऑलरेडी आ चुके हैं। अब उनकी सैलरी नहीं बढ़ेगी तो एम्प्लॉय मोटिवेट नहीं होगा, एम्प्लॉय मोटिवेट नहीं होगा तो कोई डिपार्टमेंट मोटिवेट नहीं होगा।
इसलिए बहुत ज़रूरी है एम्प्लॉय को मोटिवेट करना। दूसरा मैंने बताया कि कल 17 तारीख है और कल मोदी जी का बर्थडे है। हो सकता है कि कल भाई बर्फ पिघल जाए और अपने को पीआरसी मिल सकते, हो सकता है कल मिल जाए। और इसके अलावा पॉसिबिलिटी ये भी बन सकती है कि भाई आपको प्रॉफिट में क्योंकि बीएसएनएल का टर्न अराउंड थोड़ा थोड़ा होना शुरू हुआ है। जैसे कि मैंने आपको एक वीडियो भी बनाया था इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर। जब तक इंश्योरेंस कंपनीज लॉस में थी, प्रॉफिट नहीं कर पा रही थी, तब तक उनका पे रिवीजन नहीं हुआ था। उनका जो इंक्रीमेंट लगता है, जो सैलरी रिवाइज होती है, वो नहीं हुई थी। जब उनका टर्न अराउंड हुआ, उन्होंने प्रॉफिट लिया और उनको जो है वो पीआरसी, मतलब पीआरसी नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी वो रिवीजन चलता है। जैसे एलआईसी के टर्म पे उनका भी पे रिवाइज हुआ, लगभग 12 से 14% पेमेंट हाइक, पे हाइक मिला उनको। तो पॉसिबिलिटी तो हो सकती है भी, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि कल पीआरसी का फाइनल हो जाए, इम्प्लीमेंट हो जाए। अब बात करते हैं दोस्तों कि पीआरसी किस पे स्केल पे फाइनल होता है, 2018 या 2022। मैंने दोनों ही लिया है केस स्टडी के लिए। पे स्केल 2018 में क्या है और 2022 का क्या है। दोस्तों 2018 के देखो, मैनेजमेंट का कहना ये है, मैंने बीएसएनएल की जो एम्प्लॉइज यूनियन है उस पर जाकर देखा था, गूगल किया था, कि उनका कहना ये है मैनेजमेंट का कि भाई हमने 2022 में एक पे स्केल दिया है, अगर आपको एग्री करते हो उस पर तो हम उस पर बात करते हैं, वरना आप भूल जाओ। और जो यूनियंस है, जो नॉन एग्जीक्यूटिव यूनियन है, उनका कहना ये है कि भाई आपने 2018 में भी एक प्रपोजल हमने फाइनल किया था, मिलके एक प्रपोजल रखा था, और एक रिसेंटली एक लेटर आया है डीओटी का, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम का, कि जो पेंशन कंट्रीब्यूशन होता है जो बीएसएनएल एम्प्लॉइज के बिहाफ पे करती है डीओटी को, वो हायर पे स्केल पे करती है। सपोज अगर आपका 10,000 से 40,000 का पे स्केल है, तो जो पेंशन जो कंट्रीब्यूशन होता था उसकी कैलकुलेशन 40,000 पे होती थी, ना कि एक्चुअल पे। एक्चुअल मान लो आपका 12,000 चल रहा है, तो आपका 40,000 पे कैलकुलेशन होती थी पहले, अब 12,000 पे होगी, जो कि एक ड्रास्टिकल बहुत बड़ा फर्क आएगा। कि जहां पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन की आपकी कैलकुलेशन 40,000 मैक्सिमम पे होती थी, अब वो एक्चुअल पे होगी। एक्चुअल यानी कि सपोज आपकी 12,000 की बेसिक है, तो 12,000 पे कैलकुलेशन होगी, तो जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है वो बीएसएनएल की तरफ से कम होगा। तो नॉन एग्जीक्यूटिव के एम्प्लॉइज का कहना ऐसा है कि यूनियन का, कि जब आपके पास वो बर्डन कम हो रहा है तो आप 2018 का फाइनल कर सकते हो। 2018 का जो पे स्केल है, अब 2018 का पे स्केल क्या है दोस्तों, ये 2018 का पे स्केल है, ये 2022 का पे स्केल है। मैंने कंपैरिजन के लिए दोनों रखा है। अब देखते हैं कि किस पर फाइनल होता है। 2018 मिनिमम, मैक्सिमम और स्पैन, कि आप मैक्सिमम में कितने टाइम तक आ सकते हो, एक कैलकुलेशन। एनी वन नॉन एग्जीक्यूटिव वन का है 19,000 से 45,700, 30 साल का स्पैन है, यानी कि 30 इंक्रीमेंट लग के आप मैक्सिमम तक आ सकते हो। सेम 19,200 से 49,900 एनी टू, ठीक है। और अगर मैं यही बात करूँ 2022 की एनी वन में, तो 19,000 मिनिमम, दोनों का 19,000 है। मैक्सिमम जो है यहाँ पर 45,700 है, और यहाँ पर 32,000। यहाँ पर 19,200 है, यहाँ पे 19,100 मिनिमम है, और 49,900 मैक्सिमम, और इधर 39,000 मैक्सिमम। मैनेजमेंट इस पे बात करना चाह रही है, जो कि ऑलरेडी कम ही लग रहा है इसके मुकाबले, 2018 के मुकाबले। अगर आप देखोगे तो 2018 में 19,900 से 56,300 है, यहाँ 19,900 से 44,000 है। अलग अलग लेवल पर अलग अलग चल रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, नहीं ये अलग है, नीचे वाला है। ओके, तो दोस्तों कहने का मतलब ये है, यहाँ पे देखो आपका इंक्रीमेंट कम पीरियड में आ रहा है, यहाँ पे इंक्रीमेंट आपका ज्यादा, ये ज्यादा स्पेन यहाँ पे ज्यादा है आपका। तो ये जो है आप एक बार देख लीजिएगा 2018 और 2022। ऑब्वियसली 2022 पे स्केल पे अगर डिसाइड होता है तो पे उतनी नहीं बढ़ेगी जितनी 2018 पे बढ़ेगी। एम्प्लॉइज साइड का, स्टाफ साइड का कहना यह है कि आप 2018 का पे स्केल को इम्प्लीमेंट करो। मैनेजमेंट का कहना यह है कि हम 2022 का इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। दोस्तों बहुत ज़रूरी है कि आपकी सैलरी बढ़े और आप स्टैग्नेशन से निकल जाओ। देखो पहले आपको याद होगा कि मैंने न्यूज़पेपर में भी कहीं पढ़ा था कि पहले जो मैनेजमेंट है वो 5% का जो फिटमेंट है वो देने को तैयार हुई थी, लेकिन कुछ एम्प्लॉइज थे, एम्प्लॉय यूनियंस थी, एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव की, उनको 15% का उनका डिमांड था, जो कि बाद में कुछ भी नहीं हुआ, वो मैटर जो वेस्ट हो गया। अब 0% फिटमेंट पर सुनने में आ रहा है कि 0% फिटमेंट पे जो है वो पीआरसी इम्प्लीमेंट कर दी जाए, लेकिन वो इसलिए भी क्योंकि स्टैग्नेशन पे बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, और 0% फिटमेंट होगा तो एटलीस्ट आपकी सैलरी कुछ तो बढ़ेगी। इसीलिए कई सारी एम्प्लॉयज यूनियन इसको एग्री करने को भी रेडी हो रही है। अब देखते हैं कि आगे कल की मीटिंग में क्या डिसाइड होता है, मुझे नहीं पता क्या डिसाइड होता है। आपको क्या लगता है क्या डिसाइड होगा, हमें कमेंट बॉक्स में बताओ।
आपको क्या लगता है कि ये होने वाला है कि नहीं होने वाला है, या कल फिर पोस्टपोन हो जाएगी मीटिंग, या कल फिर रिजल्ट नहीं निकलेगा और कल या फाइनल हो जाएगा? तीनों आउटकम्स है, या तो मीटिंग होगी तो फाइनल हो जाएगा, या अगली मीटिंग के लिए पोस्टपोन हो जाएगा, या रद्द ही हो जाएगा पूरा मैटर। तीनों में से कुछ भी हो सकता है। और इसके अलावा दोस्तों हम अगला वीडियो बताने वाले हैं कि जो पीआरसी की में कैलकुलेशन होगी वो किस तरीके से होगी, आपके रिटायरमेंट बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, या आपका जो पेंशन है उस पर कैलकुलेशन किस तरीके से की जा सकती है। तो लंबे वीडियोस बन सकते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, और ऐसे ही अच्छे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। इस वीडियो का मेरा टारगेट है 2700 सब्सक्राइबर, 2700 सब्सक्राइबर। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसे कैसे करवाते हो। वीडियो को कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।